हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन सुशी लवर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप मुझे बताया कि मेरी वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। आप मुझे बता ही नहीं रहे कि क्या कमी है, तो मैं उसको ठीक करूं। चलो, मैं मानती हूँ थोड़ी मेरी एक्सप्लेन करने में थोड़ी बहुत कमी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना नहीं आता, मुझे नहीं बतानी आती इस वजह भी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। आप मेरी आवाज में नहीं, आप स्टोरी में इंटरेस्ट लीजिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। एंड प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। हाँ, कमेंट भी जरूर करना, ठीक है? बता तो दो आप। मैं कोई बात नहीं, थोड़ी धीरे धीरे जो मैं अपनी आवाज में है वो सुधार कर लूंगी। सो प्लीज, ऑथर ने जो ये स्टोरी है वो काफी ज्यादा मेहनत से लिखी है, तो प्लीज आप भी थोड़ा अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जन विंग की काफी जो है वो आर्गुमेंट्स होते हैं। एंड विंग जो था वो अपने फ्रेंड से कहता है कि हम जो है वांगजी को किडनैप करेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वांगजी गुस्से से लाल हो गया, उससे लगा कि विंग ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो हाइशॉन के साथ चला गया। विंग ने किसी को फोन किया एंड पूछा कि पता करो कि विंग कहाँ रहता है। कुछ ही देर बाद वांगजी का फोन आता है एंड वो दूसरी साइड का पर्सन उसे बताता है कि विंग जो है वो कॉलेज के पास ही एक कैफे वाले अपार्टमेंट में रहता है और एक कैफे में काम करता है। वांगजी 3 ईयर से विंग के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि विंग कहाँ पर रहता है, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी कि वो पता करे कि विंग कहाँ पर रहता है। वांगजी ने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई एंड कार लेकर वहां के लिए चल पड़ा। वहां उसने देखा कि विंग कैफे में हर्षवन के साथ हंस रहा है। हर्षवन ने उसे कमर से पकड़ रखा था, दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। हर्षवन ने विंग को उसके कमर से पकड़ रखा है, दोनों बहुत ज्यादा करीब हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर वांगजी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पड़ा। उसने किसी को फोन किया एंड कहा कि हर्षवन की बिल्डिंग अभी गिरानी है, मैं आ रहा हूँ। तभी हर्षवन को फोन आता है कि उसकी बिल्डिंग गिरने वाली है। हर्षवन ये सुनकर हर्षवन का चेहरा पीला पड़ जाता है एंड विंग पूछता है कि क्या हुआ। हर्षवन उसे सब कुछ बताता है। विंग कुछ सोचता है एंड उसके बाद हर्षवन एंड बंकिंग की तरफ देखता है एंड कुछ कहता है। अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। वांगजी अभी भी हर्षवन की कंपनी में नहीं पहुंच पाया था। उसके फ्रेंड्स जो है थे वो हर्षवन की कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने वांगजी के साथ फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। जू जानजिन सोचता है मेरी प्लानिंग पूरी होने के बहुत करीब है। जो वांगजी कहाँ पर रह गया। 1 घंटा 2 में बदलता है, फिर 3 में, फिर 4 में। इसी तरह पूरा दिन बीत गया, लेकिन वांगजी नहीं आया। एंड सीन शिफ्ट करके हमें दूसरी ओर का दिखाया जाता है। वांगजी एक रूम में बिस्तर से बंधा हुआ है, वो अभी बेहोश है एंड 3 पर्सन जो है उसके सामने खड़े हुए हैं। फर्स्ट जो है वो हर्षण है, दूसरी वैनकिन एंड तीसरा विंग था। एंड विंग की सांस जो अटकी हुई थी। विंग कहता है उसे होश क्यों नहीं आ रहा। तो वैनकिन ने कहा क्या हमने इसे ज्यादा मेडिसिन तो नहीं दे दी। तो हर्षण ने कहा तुम दोनों ऐसी बात मत करो, मुझे भी तुम दोनों को देखकर डर लग रहा है। आज तक मुझे गलत काम करने में डर नहीं लगा, लेकिन तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वैनकिंग ने कहा इसे डर नहीं कहते, इसे दोस्तों की संगति का असर कहते हैं। तो हर्षवर ने कहा तुम दोनों तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम दोनों ने आज तक कोई गलत काम ही नहीं किया। विंग ने कहा मैंने आज तक एक भी मक्खी नहीं मारी। हर्षवर एंड वैनकिंग विंग को देखते हैं हैरानी भरे चेहरे से। वैनकिंग ने कहा आज मार दो, हमारा खून चूसने वाला मच्छर हमारे सामने पड़ा है, बेहोश पड़ा है। आयशा ने कहा हाँ, वो बेहोश पड़ा है। जब तक वो बेहोश है तब तक जो चाहे करना है करो, होश आने पर पता नहीं कौन सा तूफान लाएगा। तब फोन की रिंग सुनाई देती है। आयशा ने कॉल उठाया एंड कहा क्या हुआ। सर, वो लोग वहां से चले गए। वांगजी के ना होने से उन लोगों ने आपकी बिल्डिंग को हाथ भी नहीं लगाया। आयशा ने कहा ठीक है, ध्यान रखना। विंग ने कहा लगता है हमारा काम हो गया, अब सिर्फ फाइल पर सिग्नेचर होने बाकी है। अब तुम दोनों आराम करो। वो दोनों हाइशॉन एंड वनकिंग वहां से चले जाते हैं एंड विंग वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। आधी रात को वांगजी को होश आया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक नई जगह थी, तो उसके सामने सारा वो सिनेरियो आ गया। विंग सामने कुर्सी पर सो गया था। वांगजी ने खुद को देखा तो उसने खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने उसे बांधा है। वांगजी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग इस आवाज से जाग जाता है। विंग ने कहा तुम उठ के। उसने आवाज़ी ली।
वांग जी ने कहा मेरे हाथ खोलो। विंग ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा तुमने मुझे कब से यहाँ पर बांध रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? तो विंग ने कहा पहली बात तो ये कि तुम 2 बजे से यहाँ पर हो, दूसरी बात ये कि मैं तुमसे नहीं डरता, अपनी आंखों से दिखाओ जिससे जो तुमसे डरता हो। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। तो विंग कहता है पहले तुम अपने बारे में सोचो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, सभी बातें छोड़ो, पहले इस फाइल पर सिग्नेचर करो एंड जहाँ से जाओ। विंग फाइल को वांगची के सामने ले जाता है जिसमें लिखा था कि लैन वांगची हाइशॉन की कंपनी उसे वापस करता है और कंपनी को फिर से कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वांगची कहता है तुम्हारे सपने में। विंग कहता है लगता है तुम घर नहीं जाना चाहते। विंग फिर से कुर्सी पर सो जाता है। विंग को सोता देख वांगची बहुत गुस्से में आ जाता है। विंग को पता है कि वांगजी को वॉशरूम जाना है क्योंकि वांगजी जो है वो दिन के 2 बजे से बेहोश है। अब आधी रात हो चुकी है, अब आधी रात हो चुकी थी, इसलिए अब वांगजी को वॉशरूम जाना था। वांगजी की हालत जो है हर सेकंड में बिगड़ी जा रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे, वांगजी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, अब उसे वॉशरूम जाना था। वांगजी चिल्लाया मेरी रस्सी खोलो विंग, मुझे वॉशरूम जाना है। विंग नींद में कहता है पहले साइन करो, लेकिन वांगजी जिद पर अड़ा रहा। अब 5 बज चुके हैं, वांगजी के पेट में दर्द होने लगा है। मेरी रस्सी खोलो विंग, मुझे वॉशरूम जाना है। विंग कहता है तुम बिस्तर पे करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम साइन नहीं कर देते। देखो वांगजी साइन कर दो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इमेज जो है वो मेरे सामने खराब करना चाहोगी। वांगजी कहता है मुझे एक बार जहां से जाने दो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। विंग कहता है ठीक है पहले साइन करो, मैं तुम्हें जहां से जाने दूंगा, फिर तुम्हें जो चाहे करना है वो करो। अब वांगजी के बस में कोई बात नहीं थी, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था एंड उसे उसके पास जो है साइन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। वांगजी ने कहा ठीक है मुझे फाइल दे दो। विंग फाइल लाता है एंड उसे वांगजी के पास रख देता है। विंग ने कहा अब जल्दी से साइन करो। वांगजी गुस्से से विंग के चेहरे की तरफ देखता है एंड उसके हाथ से पेन छीन लेता है। वांगजी का हाथ बंधा हुआ था और उसे इसलिए पेन पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। वांगजी अनिच्छा से जो है विंग की दी हुई फाइल पर सिग्नेचर करता है एंड साइन करते ही विंग का चेहरा आंखें चमक उठती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विंग जल्दी से हर्षवन के कमरे की तरफ भागता है एंड उसे नींद से जगाना लगता है। विंग कहता है हर्षवन जागो भूकंप आया है। हर्षवन नींद में ही दौड़ने लगता है एंड दौड़ते हुए गिर जाता है। विंग हर्षवन को इस तरह देखकर जोर से हंसने लगता है। हर्षवन विंग को देखकर अपनी आंखें बड़ी करता है। हर्षवन कहता है विंग तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। इतना कहकर वो विंग के पीछे दौड़ने लगता है। विंग कहता है रुको रुको, वो हाफते हुए कहता है मैं तो मुझे फाइल देने आया था, मुझे रही फाइल। हर्षवन ने कहा क्या? हर्षवन फाइल खोलता है एंड विंग को हैरान भरी नजरों से देखता है तो हर्षवन खुशी से उछल पड़ता है। तभी विंग को याद आया ये भगवान वो मुझे छोड़ेगा नहीं, उसे वॉशरूम जाना है। विंग वांगजी के पास दौड़ता है, माफी मांगते हुए कहता है माफ करना मैं भूल गया था। वो वांगजी की रस्सियां जो है वो खोल देता है। वांगजी वॉशरूम की तरफ भागता है, विंग हंसने लगता है और वांगजी वॉशरूम में भाग जाता है। वांगजी विंग की हंसी सुनता है, वांगजी का पूरी बॉडी गुस्से से भर जाती है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांगजी वॉशरूम की खिड़की से भाग जाता है। जब वांगजी काफी देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं आता तो विंग जो है वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन डोर जो है वो ओपन नहीं होता क्योंकि वो अंदर से बंद था। जब विंग जो है वो की से वॉशरूम का डोर खोलता है तो वॉशरूम में कोई नहीं होता, वॉशरूम पूरी तरह से खाली होता है एंड वॉशरूम की खिड़की खुली होती है तो विंग समझ आता है कि वांगजी वॉशरूम की खिड़की से भाग गया है। बाहर से भागना आसान था क्योंकि विंग का अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर था। विंग ने जो अपार्टमेंट अपनी कमाई से खरीदा था, उसका एक कैफे खोलने का सपना था। अभी जो एक छोटा सा कैफे था, लेकिन विंग धीरे धीरे इसे बड़ा बनाना चाहता था, वो भी अपनी कमाई से। विंग बहुत ज्यादा खुश था कि अब हाईशॉन की कंपनी को कुछ नहीं होगा। अब हमें सीन शिफ्ट कर वांगजी की तरफ दिखाया जाता है। वांगजी भागता हुआ अपने घर पहुंचता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी कार कहाँ पर है, पर ना ही वो किसी को बताना चाहता था कि इसके साथ क्या हुआ। ये 2 दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थे। घर के सर्वेंट मेंशन के सर्वेंट्स भी उसे इस वांगजी की इस हालत को देखकर हैरान रह गए। वांगजी सीधा अपने रूम में गया एंड जोर से दरवाजा बंद कर दिया।
वॉशरूम में जाकर उसने शावर ऑन किया एंड वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वांगजी बिना कपड़े उतारे ही शावर के नीचे खड़ा है, आंखें लाल, मुट्ठियां भीजी हुई। तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा, विंग, वांगजी गुस्से से कहता है। दूसरी ओर विंग एंड हाइशॉन खुशी से झूम रहे थे। वैनकिंग अपने घर चली गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। हाइशॉन रेडी होकर अपनी कंपनी जाने की तैयारी कर रहा था। उसे पता है कि उसकी कंपनी का नाम उसके उसके उसकी सारी कंपनी मेरे उसके सिर पर ही है, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई थी। कॉलेज शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बचे थे। इन दिनों हर्षान को अपनी कंपनी को आगे लेकर जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षा ने अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी है और विंग अपने बिस्तर पर बेपरवाह होकर सो रहा है। दोनों को पता नहीं था कि एक कार उन दोनों पर नजर रख रही है। उस कार में वांगजी के अलावा कोई और नहीं था। तभी वांगजी अपनी कार से हाथ बाहर निकालता है और किसी को इशारा करता है। पीछे से एक बड़ी काली कार से कुछ लोग निकलते हैं। उनके हाथ में हॉकी स्टिक थी एंड वो कुल लोग जो थे वो 8 थे। वो 8 लोग थे एंड वो विंग के कैफे में घुस जाते हैं। आवाज सुनकर विंग चौंक कर उठ जाता है एंड कैफे की तरफ भागता है। विंग कैफे की हालत देखकर हैरान है। लोग कैफे में तोड़फोड़ कर रहे हैं। विंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसकी बात नहीं सुन रहे और विंग रोने लगता है। वो चिल्लाता रहता है एंड उन्हें रुकने के लिए कहता है। इसी बीच विंग आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उनमें से एक पर्सन विंग को धक्का देता है एंड गिरा देता है। इसी बीच विंग की शर्ट जो है वो फट जाती है गिरने की वजह से एंड उसकी वाइट स्किन दिखने लगती है। एक आदमी बुरी तरह मुस्कुराता है एंड विंग की चेस्ट पर हाथ फेरने लगता है। विंग उस पर्सन को जोर से धक्का देता है। उस पर्सन के हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है। गुस्से में आकर वो विंग को लात मारने लगता है। विंग की स्टमक में लात लगती है और विंग जो है वो जोर से चीखता है एंड दूसरा पर्सन आकर विंग की जो शर्ट है वो पूरी तरह से फाड़ देता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी ओर का दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, वांगजी अपनी गाड़ी थोड़ा और पीछे ले जाता है। उसे विंग एंड हॉकी स्टिक की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सुनकर वांगजी मुस्कुरा रहा था। वांगजी कहता है, विंग, मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ जो भी किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। वांगजी सिर्फ कैफे का बाहरी हिस्सा ही देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि कैफे के अंदर क्या हो रहा है। विंग की चीखें सुनकर वांगजी का अहंकार अब शांत हो रहा था और दूसरी तरफ चेंज शिफ्ट करके दिखाया जाता है। उन सब ने विंग का सारा कैफे जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो विंग को भूखे भेड़िए की तरह देख रहे हैं। एक आदमी विंग को छूने की कोशिश करता है, लेकिन विंग हिम्मत कर उसे धक्का दे देता है। विंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इतनी चोटें लगने के बावजूद इतनी चोटें लगने के कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। विंग के धक्का देने के कारण वो आदमी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड गुस्से में विंग के पेट पर एक जोर से लात मारता है। लात लगते ही विंग के लोअर एरिया से ब्लड निकलने लगता है और वो भी बहुत ज्यादा। विंग अब बेहोश होने लगा था। विंग हिलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। विंग से इतना ज्यादा खून बहते देख वो सब पीछे हट जाते हैं। एक आदमी कहता है, हमें किसी को भी मारने के लिए नहीं कहा गया था, हमें तो बस इस कैफे को गिराने के लिए कहा गया था। दूसरा पर्सन कहता है, तुम दोनों ने उसे मार डाला, अब तुम दोनों ही वांगजी सर को इसका आंसर दोगे। विंग थोड़ा बेहोश था, विंग जो था वो बेहोश था, लेकिन उसे जो है उन सब की सभी बातें सुनाई दे रही थी। विंग को पता चल गया कि ये सब वांगजी ने करवाया है। वो सब जल्दी से बाहर जाते हैं एंड अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वांगजी को उन्हें इस तरह भागते हुए देख थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी खुशी उस पर हावी थी। उसे खुशी थी कि उसने विंग का कैफे तोड़ दिया। उसके बाद वांगजी को उसके कैफे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। विंग जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे एंड लगातार ब्लड जो था उसकी बॉडी से बह रहा था। वांगजी ने सोचा बेचारा रो रो कर थक गया होगा, इसलिए चुप हो गया। जैसे ही वांगजी कार स्टार्ट करता है, वो सड़क पर बने कैफे के सामने जोर से ब्रेक लगाता है। वांगजी देखता है कि हाइशॉन जो है कैफे के अंदर तेजी से भागता है और जोर से विंग का नाम पुकारता है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। हर्षवन कार में बैठकर जो चला जाता है, सोचता है कि हम सब मिलकर शाम को पार्टी करेंगे। तभी उसे याद आता है कि उसकी फाइल जो है वो रह गई है। हर्षवन कहता है, अरे यार, फाइल मैं घर पर ही भूल गया, मैं विंग को फोन करता हूँ।
फोन की बेल जाती है। हाईशान फोन की तरफ कहता है, हेलो हेलो। दूसरी तरफ से एक टूटी सी आवाज आती है, ब्रोकन वॉइस आती है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। एक रोती हुई आवाज आती और फोन कट जाता है। विंग के साथ कुछ गलत हो रहा है, जो सोचकर हाईशान का शरीर बॉडी जो है वो कांपने लगती है। हाईशान अपनी कार सीधा विंग के कैफे की ओर मोड़ लेता है। बाहर निकलते टाइम हाईशान विंग को फोन करता है एंड उसी टाइम कैफे से बाहर निकलते हुए लोगों को वो दूर से देख सकता है। हाईशान कैफे के अंदर जाता है। वांग जी हाईशान को इतनी टेंशन में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वांग जी सोचता है, हाईशान एंड विंग के उदास हुए चेहरे क्यों ना अंदर जाकर देखे जाए। वांग जी खुशी खुशी कार से उतरता है एंड कैफे के अंदर चला जाता है। कैफे की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ वैनकिंग टैक्सी से जल्दी से उतरती है एंड अंदर जाती है एंड जाते समय वो वांग जी को एक साइड धकेल देती है, क्योंकि वैनकिंग ने आगे नहीं देखा कि कौन चला रहा है। वांग जी अंदर गया एंड उसने देखा वैनकिंग एंड हाईशान जमीन पर बैठे थे। दोनों विंग का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। विंग अपनी आंखें खुलवा आ गई है। विंग की हालत देखकर हाईशान एंड वैनकिंग चौंक गए। हाईशान चलाया, वैनकिंग विंग को ढकने के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है, बहुत ज्यादा ब्लड बह गया है। हाईशान की बात सुनकर वांग जी के रोंगटे खड़े हो गए। वांग जी जल्दी से आगे आया। वैनकिंग कपड़े लेने के लिए खड़ी हुई तो सामने वांग जी था। वांग जी वही खड़ा रह गया। विंग की सफेद पड़ी हुई बॉडी एंड ऊपर से उसकी पूरी बॉडी जो वो नेकेड थी। चेस्ट पर चोटों के निशान, मुंह से ब्लड बह रहा था एंड उसके स्टमक पर जो ब्लू कलर के निशान बन चुके थे चोटों के एंड बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड बह रहा था। विंग की बॉडी फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी। वांग जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अर्शन वांग जी के सामने विंग को उठाता है एंड उस कार में बिठाता है, जबकि वैनकिंग विंग के बगल में बैठ जाती है। वांग जी वही खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे होश आया। आज विंग की बेजान बॉडी देखकर वांग जी का दिल घबरा गया। उसकी धड़कनें रुक गई। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वांग जी का फोन बजता है। हेलो, आपने मेरे आदमी से जो काम करवाया है उसके लिए मुझे पैसे दे दीजिए। वांग जी ने फोन काट दिया क्योंकि इस समय वो बात करने की हालत में नहीं था। वो कैफे से बाहर निकला एंड अपनी कार की तरफ चल पड़ा। उसकी नजर सड़क पर लगे किनारे पर एक स्क्रीन पर पड़ी, जहां पर एक काली कार खड़ी थी जो आग से जल रही थी एंड उसमें बैठे हुए लोग भी जो है वो आग में जल रहे थे। ये वही 8 लोग थे जिनको वांग जी ने काम पर रखा था। उस कार में बैठे लोग आग में जलते हुए चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी कार पूरी तरह से जल रही थी। कोई भी उन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। न्यूज रिपोर्टर कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी कार बाहर से ही आग पकड़ ली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी। वांग जी जो था वो न्यूज रिपोर्टर को नजरअंदाज करता है एंड अपनी कार के पास जाता है और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग को किस हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा। तभी इसका फोन बजता है। हेलो सर, मिस्टर लैन को हार्ट अटैक आया है। वांग जी शॉक में पूछता है, क्या? लैन कंपनी को जंग अंपायर ने अपने अंडर ले लिया है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, पीए ने कहा। हम सब हाईकॉन के हॉस्पिटल में हैं। वांग जी ने कहा, मैं आ रहा हूँ। वांग जी हॉस्पिटल पहुंचता है। वांग जी ने पीए से पूछा, क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। पीए ने बताया कि लगभग आधे घंटे पहले मिस्टर लैन को जो है वो एक फोन आया था। वो परेशान हो गए। लगभग फोन आने के बाद काले ब्लैक सूट पहने चार लोग आए। उन्होंने उसी टाइम फाइल पर सिग्नेचर करवाए एंड सिग्नेचर करवाते ही वो लोग वहां से चले गए। और कुछ ही देर बाद मिस्टर लैन को हार्ट अटैक आ गया एंड हम जल्दी मिस्टर लैन को जो है वो शी चैन हॉस्पिटल में ले आए। वांग जी अपने पीए से पूछता है कि अब वो कैसे हैं एंड वांग जी अपने फादर के रूम में जाता है। मिस्टर लैन के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा है एंड वो सो रही हैं। वांग जी कुछ देर तक अपने फादर को देखता है एंड कहता है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने आपकी ये हालत की है। तभी इस बार से शूशे की आवाज सुनाई देती है एंड शूशे कहता है कि हाईशान जहाँ पर क्या कर रहा है। शूशे की आवाज सुनकर वांग जी जल्दी से बाहर आता है। शूशे की आवाज सुनकर वांग जी जल्दी से बाहर आता है एंड वहां देखता है जहाँ उसके फ्रेंड्स चल रहे थे।
विंग स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ था एंड उसका मुंह ऑक्सीजन से कवर था, ऑक्सीजन मास्क से कवर था। वेंटिंग एंड हर्षन स्ट्रेचर के साथ दौड़ रहे थे। उनके साथ नर्सेस भी थी एंड नर्स ने जो है ड्रिप की बोतल अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। साथ ही उसे पेन चला रहा था एंड सबको साइड हटने के लिए कह रहा था। विंग को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। हर्षन एंड वेंटिंग बाहर बैठकर रोते हैं। शूशे ने पूछा, विंग को ऑपरेशन रूम में क्यों ले जाया गया? वांगजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग को तो ऊपर तो चोटें लगी हैं, पर उसके ऑपरेशन रूम में से क्यों ले जाया जा रहा है। और अब 2 घंटे हो चुके हैं। वांगजी का फोन बजता है। क्या हुआ? सर, ये सब कुछ मिस्टर जॉनसन कब किया जा रहा है? सर, हमारी कंपनी कुछ ही समय में दिवालिया होने वाली है, क्योंकि सर हमें दिए गए सभी प्रोजेक्ट वापस ले लिए गए हैं एंड सभी ने जो है अपनी कंपनियों के शेयर भी वापस ले लिए हैं। जिन कंपनी ने भी हमें धोखा दिया है। वांगजी सदमे में वही खड़ा रह गया एंड सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है एंड देखता है कि आज जॉन जिन एंड जिन जैक्सन जो है वो यहाँ पर नहीं है और उसके अंकल जिन भी यहाँ पर नहीं है, ना ही उन सबका कोई फोन आया है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी ओर का दिखाया जाता है। विन के पेट पर काफी चोट लग गई थी एंड उसका काफी ब्लड लॉस हो गया था एंड इस वजह से उसके बेबी को बचाना नामुमकिन था। विन की ऐसी हालत देखकर तो शिचान कहता है बेबी फिर से हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पर विन को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो नर्स जल्दी से ब्लड अरेंज करने चल जाती है। शिचान कमरे से ही चैंग को बुलाता है। हेलो, शिचान कहता है, चैंग तुम कहाँ पर मर गए हो? विन को ब्लड की जरूरत है, जल्दी आ जाओ, बाकी काम बाद में कर लेना। चैंग कहता है, मैं आ रहा हूँ। चैंग चुपचाप एक रूम में ब्लड दे रहा है। किसी को नहीं पता कि चैंग हॉस्पिटल में ही है। शिचान, हो गया, नर्स मुझे ब्लड ले रहा, अब मैं जा रहा हूँ। चैंग, प्लीज विन का ख्याल रखना। क्या हुआ चैंग? मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। अपना जो लटका हुआ चेहरा लेकर मेरे ऑफिस में बैठो। टेंशन मत लो, विन ठीक है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसका ब्लड जो है रुक गया है। मैं उसे बस ब्लड जो है वो चढ़ाऊंगा। तब तक तुम कुछ खा लो। तुम्हारे इतनी गंदी हालत देखकर विन मुझे खा जाएगा। शिचान जल्दी से वहां से चला जाता है। चैंग कहता है, वहाँ दे दूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चैंग बिस्तर से बेड से उठने लगता है, लेकिन बेड से उठते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। वेंटिंग चैंग को पकड़ लेती है। चैंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे विन के पास जाना है। वेंटिंग कहती है, पहले तुम कुछ खा लो, लेकिन चैंग कुछ नहीं खाता। दूसरी साइड वांगजी को सब कुछ समझ आ गया था कि उसके अपने ही रिश्तेदारों, रिलेटिव एंड उसके फ्रेंड्स ने उसे धोखा दिया है। उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसकी कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया है। वांगजी अपने ही आप में खोया हुआ था, तभी उसकी टक्कर एक नर्स से होती है। उस नर्स के हाथ से पेपर नीचे गिर जाते हैं। वांगजी पेपर्स उठाने वाला होता है, तभी उसकी नजर विंग की रिपोर्ट्स के पेपर्स पर पड़ती है, जिसमें साफ लगा था कि विंग 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है एंड पेट में चोट लगने के कारण उसके पेट में ब्लड लॉस हो गया और ब्लड ना रुकने के कारण उसका अबॉर्शन हो गया। अगर उसे टाइम पर खून ना दिया गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। वांगची के पैरों के थले जमीन खिसक जाती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वांगची ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका एक मोटिव सिर्फ विंग के कैसे की तोड़फोड़ करना था। अब हमें टाइम स्किप करते जो है जिस इन दिन पर रुक जाता है, अब हमें टाइम स्किप कर 1.5 साल के बाद का दिखाया जाता है। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। तुम्हारे प्रोफेसर फिर कॉल कर बोलेंगे कि तुम्हारा भाई फिर से आज कॉलेज लेट आया। जन चिंता मत करो, वो मेरी शिकायत करते हैं, लेकिन लाइन में तुम्हें खड़ा करते हैं। चैंग कहता है, ए भगवान। उधर से बंटिंग कहती है, चैंग डार्लिंग तुम कहाँ हो बेबी? ये सुनकर चैंग दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बैठ जाता है और कहता है, बस इसके आने की ही कमी थी। विंग कहता है, तुम्हारा लवर अंदर सोफे पर बैठा है। बैंकिंग कहती है, बैंकिंग जो है शैतान वाली हंसी जोर जोर से हंसती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो सबसे पहले चैंग पर जोर से कूदती है एंड चैंग दर्द में करा उठता है। बैंकिंग कहती है, बेबी इतनी सारी मसरूफ का क्या फायदा अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं उठा सकते। चैंग कहता है, कौन? तुम? और वो भी मेरी गर्लफ्रेंड?
सपने में भी मत सोचना, मेरी गर्लफ्रेंड होगी वो भी तुम एक टॉमबॉय। तुम्हें देखकर मुझे लड़की जैसी फीलिंग नहीं आती। बैंकिंग चैन के कान के पास आकर कहती है, कुछ भी कॉपी कर। अगर तुम्हें मुझे देखकर कुछ फील नहीं होता तो जब भी मैं तुम्हें टच करती हूँ तो तुम्हारा मेन पार्ट हार्ट की हो जाता है। चैन की आंखें चौड़ी हो जाती है एंड वो बैंकिंग को दूर धकेल देता है। चैन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है एंड वो अपना पेट दूसरी तरफ घुमाकर कहता है, बेवकूफ। विंग कॉलेज जल्दी जाता है एंड टाइम पर घर वापस आता है। फिर वो वहां से निकल जाता है। चैन के जाने के बाद विंग एंड बैंकिंग काफी हंसते हैं। विंग के पास अब लाइफ में सब कुछ था सिवाय एक इंसान के, वो था वांगची। दूसरी तरफ वांगची की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। वांगची भी समझ चुका था कि उसका साथ अब कोई नहीं देगा। वांगची के फादर मिस्टर लैंड कोमा में चले गए थे एंड उनकी सर्जरी होनी थी, जिसके लिए वांगची के पास इस टाइम पैसे नहीं थे। उस समय भी शिचान के अलावा वांगची के किसी भी करने उसकी हेल्प नहीं की। शिचान ने मिस्टर लैन के हार्ट की सर्जरी अपनी जेब में से की थी, खुद के पैसे से की थी। पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर लैन कोमा में चले गए। वांगची अपने फादर को लेकर वहां से चला गया क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके फादर को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी एंड बीजिंग में अब उनका कुछ भी नहीं बचा था। जो उनका घर था वो मिस्टर जिन ने उनसे छीन लिया था। उनके विश्वासघात ने वांगजी का विश्वास तोड़ दिया। वांगजी को ये भी पता चला कि विंग के स्टमक में उसका ही बेबी था, जिसे उसने अपनी जिद के कारण मार डाला। वांगजी खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। विंग के डिस्चार्ज वाले दिन भी वांगजी को उस हॉस्पिटल में आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। जाने से पहले वांगची ने हिम्मत जुटाकर विंग से माफी मांगी। माफी मांगना चाहता था, उसने काफी ज्यादा हिम्मत जुटाई, लेकिन वो विंग के रूम से बाहर ही उसे देखता रहा एंड वहीं से वापस लौट आया। उसकी हिम्मत नहीं हुई विंग के सामने जाने की। अब वांगची को गए हुए 1.5 साल हो गया है एंड इसकी कोई भी खबर नहीं है। कोई उसके बारे में नहीं जानता एंड ना ही उसने आगे की पढ़ाई की, स्टडी की। धीरे धीरे कॉलेज के 2 साल और पूरे होने वाले थे। विंग, वैनकिंग एंड हाइशान तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, लेकिन विंग को अब भी वांगची की याद आती थी। वो उससे भूला नहीं गया था और उसने उसे माफ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उससे वांगची की बहुत याद आती थी। एक दिन हाइशान अपनी कार से कहीं जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक सामने खड़ी बड़ी कार से हो जाती है। हाइशान काफी ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। जैसे ही दूसरी कार का ओनर कार से उतरता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कार का ओनर एक बिजनेस वर्ल्ड में काफी बड़ा नाम था। हाइशान को पसीना आ गया क्योंकि कार का ओनर उसे घूर रहा था। कार का ओनर कुछ कहने वाला था, तभी हाइशान ने अपनी कार पूरी रफ्तार से मोड़ ली एंड वहां से भाग गया। हाइशान का दिल जोर से धड़क रहा था एंड ऐसे ही वो विंग के घर पहुंच गया। कार से बाहर निकला एंड 5 मिनट तक ऐसे ही वो हवा खाता रहा, क्योंकि वो उस फेस को अपने दिलो दिमाग से भूल नहीं पा रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाइशान को लगा कि ये विंग है। हाइशान विंग से कहता है कि मुझे परेशान मत करो, क्योंकि आज मुझे पहले ही नजर में प्यार हो गया है। हाइशान की पीठ विंग की तरफ थी। हाइशान कहता है, मेरा क्रश भी एक बिजनेस चैंग की तरह एक बिजनेस टाइकून है। आज मैंने उसे देखा, लेकिन मजे की बात बताऊं कि मैंने आज उसकी कार को टक्कर मार दी। जैसे ही हाइशान मुड़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वो लड़का उसके सामने खड़ा था। वो बॉय कहता है, तुमने क्या कहा? हाइशान अजीब तरह से हंसा। माफ कीजिएगा सर, वो मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड है। हाइशान ने दूसरी तरफ देखा एंड वहाँ चैंग खड़ा था। जी सर, मैं तो चैंग से बात कर रहा था। हाइशान वहां से धीरे धीरे जाने लगा, लेकिन फिर वो बॉय उसका हाथ पकड़ उसे उसी दीवार पर धकेल देता है और कहता है, जब तक तुम सच नहीं बताओगे तब तक तुम जहाँ से नहीं जा सकते। और जिस तरह तुमने चैंग को गा कहा था उसी तरह मुझे भी गगा कहना। बॉय कहता है, अब बोलना शुरू करो। हाइशान कहता है, मैं तो यही कह रहा था। तभी वो रुक जाता है। हाइशान की कहानी वहीं पर रुक जाती है क्योंकि विंग पीछे से चलाते हुए आता है। जिंग गगा तुम आ गए और कूद कर शाओजिन चैन के ऊपर चढ़ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वैनकिंग चीन चैन को देखकर वहीं पर रुक जाती है एंड कहती है, मैंने इस पर्सन को अभी देखा है, लेकिन मैंने इसे कहाँ देखा है? चैन कौशनिंग आई से
वैनकिंग को देखता है एंड वैनकिंग चैंग को देखती है। वो सोच रही थी कि उसे याद क्यों नहीं आ रहा, तभी उसे याद आ गया। हाँ, इस पर्सन की तो पिक्चर्स हाइशान के अंडरवेयर्स पर है। ओ यस, मुझे याद आ गया। इस पर्सन की पिक्चर्स तो हाइशान ने अपनी अलमारी के अंडरवेयर में छुपाई हुई थी। अब हाइशान अब हाइशान शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाता है एंड सोचता है कि मेरे पास किस तरह के फ्रेंड्स हैं। हाइशान धीरे से अपनी कार का डोर ओपन करता है। इससे पहले कि वो बैठ पाता, शाम शिनचैन उसे फिर से पकड़ लेता है एंड उसे कार की बैक सीट पर धकेल देता है और साथ ही खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब हाइशान ने शाओ शिनचैन को इतने करीब से पहली बार देखा था। उसके माथे पे पसीना टपक रहा था, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज धड़क रही थी एंड फेस का पूरा रेड हो गया था। शाओ शिनचैन हाइशान को देखकर मुस्कुराता है एंड अपने लिप्स हाइशान के लिप्स के पास ले जाता है और मुस्कुराता है और हाइशान अपनी आईज क्लोज कर लेता है। हाइशान को अपनी पैंट के बटन खुलते हुए फील होते हैं एंड वो जल्दी से अपनी आईज ओपन कर लेता है और देखता है कि शाओ शिनचैन उसकी पैंट की जिप खोल रहा है। हाइशान ने शिनचैन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। शिनचैन ने एक ही झटके में हाइशान की पैंट उसके टांगों से खींच दी। अब हाइशान को ऐसा फील हुआ जैसे वो जमीन में दफन हो गया हो। शिनचैन हाइशान के अंडरवियर पर अपनी पिक्चर देखकर मुस्कुराया और धीरे से अपने लिप्स हाइशान की लिप्स पर रख दिए। शिनचैन धीरे धीरे अपने होठ हिलाने लगा। हाइशान का शरीर बॉडी कांप रही थी। उनका किस कुछ ही टाइम में हॉट हो जाता है। शिनचैन अपनी बॉडी हाइशान की बॉडी से रब करता है। हाइशान शिनचैन को अपनी तरफ खींच लेता है, मानो शिनचैन को कोई इसे छीन लेगा। शिनचैन भी अपनी अपनी लेग से अपनी पैंट उतार देता है। शिनचैन हाइशान एंड अपना अंडरवियर पहने हुए ही दोनों के नीचे पार्ट्स को रब करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा करते ही दोनों कुछ देर बाद रिलीज हो जाते हैं। हाइशान एंड शिनचैन दोनों भूल गए थे कि उनकी कार के सामने कोई खड़ा है। दोनों जोर जोर से हाँफने लगते हैं। चैंग चैंग उनकी कार के पास आता है एंड कहता है, क्या ये डिसाइड हो गया कि तुम दोनों अपना पूरा हनीमून अपनी कार में ही मनाओगे? हाइशान शर्म के मारे अपना फेस जो है अपने हाथों से छुपा लेता है। तभी उसकी नजर जो है वो शिनचैन के अंडरवियर पर पड़ती है, जिसमें हाइशान की बचपन की पिक्चर थी। हाइशान अपनी चौड़ी आंखें करकर उसको देखता है। शिनचैन मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? तुमने क्या सोचा था तुम मुझसे ऐसे ही भाग जाओगे? शिनचैन कार से बाहर आता है एंड हाइशान को भी कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन हाइशान इस टाइम अपने फ्रेंड्स का सामना नहीं करना चाहता था, जो उसे अपनी जो है शैतानी आंखों से देख रहे थे। हाइशान वहां से जल्दी से भागकर अपनी कार स्टार्ट करने लगा। हाइशान को इस तरह दौड़ता देख सभी हंसने लगे। चैंग ने वैनकिंग को क्वेश्चन किया, तुम उसके अंडरवेयर से क्या कर रही थी? तुम्हें उसके अंडरवेयर के बारे में कैसे पता चला? वैनकिंग ने कहा, जब तुम मुझे अपनी सेक्सी बॉडी नहीं दिखाओगे तो मुझे किसी और की सेक्सी बॉडी देखकर ही अपनी आंखें गर्म करनी पड़ेगी, अपनी आंखें सेकनी पड़ेगी। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? रहने दो, कैसे होगी, तुम्हें तो मुझ में कोई लड़की ही नहीं दिखती। ऐसे ही सबकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। अब हमें टाइम स्किप कर दिखाया जाता है। अब विंग की स्टडी के 2 साल और पूरे हो गए हैं। विंग एंड वैनकिंग को शंघाई में जो है वो जॉब मिल गई है। दोनों बहुत दूर रहते हैं। अब चैंग को उस बड़े समंदर में जो है वो अकेला रहना पड़ रहा था। हाइशान अब अपनी हायो कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। चैंग ने हाइशान की काफी ज्यादा मदद की, लेकिन चैंग ने अभी तक वैनकिंग को अपने दिल की बात नहीं बताई। अब विंग भी अपना चेहरा नहीं छुपाता। आज विंग एंड वैनकिंग नई जगह शंघाई जाने वाली थे। उनकी जॉब 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली थी। विंग को पता ही नहीं था कि वहां उसकी मुलाकात किसी से होने वाली है, जिसके बारे में सोचकर आज भी उसे धड़कनें तेज हो जाती है। अब हमें टाइम स्किप कर दिखाया जाता है। विंग एंड वैनकिंग शंघाई पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई है। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन दोनों को रहने के लिए अलग अलग रूम मिले हैं। इसी इसी वजह से दोनों बहुत ज्यादा दुखी हैं।
वेंकिंग अपने रूम में जाती है। विंग अपने रूम में सामान रखता है और सोचता है कि मुझे टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। विंग ने वेंकिंग को आने के लिए फोन किया, लेकिन वेंकिंग पहले ही सो चुकी थी, इसलिए विंग अकेले ही टहलने के लिए चला गया। हॉस्पिटल के साथ एक बच्चों का स्कूल भी था। विंग बेबीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। तभी उसकी नजर एक बॉय पर पड़ी। वो बॉय जाने पहचाना था। उसका वेट लॉस हुआ था। वो पहले से काफी स्लिम दिख रहा था। विंग की हार्ट बीट बढ़ गई। उसे देखकर शॉक्ड हो गया। फिर भी विंग उसे देखे बिना नहीं रह सका। विंग वहां से जाना चाहता था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि विंग वहीं पर जम गया हो। विंग धीरे धीरे उस लड़के की ओर बढ़ा। वो कोई और नहीं बल्कि बांगजी था। विंग उस लड़के के पीछे ही एक जगह पर छिप जाता है और दूसरी ओर एक टीचर छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा था। बेबीज टीचर को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, क्योंकि वो बेबीज को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो टीचर कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। अब बच्चों के घर जाने का टाइम हो गया था। वांगजी वहाँ एक कुर्सी पर बैठा है एंड बेबीज को जाते हुए देख रहा है। वांगजी एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है, मेरी उस एक गलती के कारण मैंने अपना वो बेबी खो दिया जो आज मेरे साथ होना चाहिए था। मेरा विंग मैंने खो दिया। मैंने इन हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरा भी एक इतना बड़ा बच्चा होता, शायद वो भी आज मेरे पीछे पीछे घूमता एंड मुझसे चॉकलेट की डिमांड करता। अगर ये बातें मुझे पहले समझ आ जाती, आज मैं और बेबी और विंग हम सब इकट्ठे होते। हमारी लाइफ कुछ और होती, लेकिन मैं अब माफी के लायक नहीं। विंग पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांगजी वहां से उठकर पहले स्कूल के अंदर जाता है एंड वहां से अपना सामान लेकर वहां फिर स्कूल से बाहर चला जाता है। वांगजी को पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। विंग ने चेहरे पर मास्क एंड सिर पर टोपी पहनी रखी थी, कैप पहनी हुई थी, ताकि वांगजी उसे पहचान न पाए। वांगजी उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां विंग को जॉब मिली है। वांगजी हॉस्पिटल के अंदर जाता है एंड हॉस्पिटल के रूम में वो जाता है एंड उसी हॉस्पिटल के रूम के सामने वाले बेड में जो है एक पर्सन लेटा हुआ है और उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। विंग रूम के अंदर नहीं जा सकता। वांगजी रूम में लेटे हुए पर्सन के सामने कुछ देर बैठता है और बातें करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले में बातें कर रहा है। थोड़ी देर बाद वांगजी अपनी वॉच देखता है एंड उठ खड़ा होता है। जाने से पहले वांगजी उस पर्सन के फोरहेड पर किस करता है एंड बाहर आ जाता है। विंग एक खंबे के पीछे छुप जाता है, लेकिन वांगजी को ऐसा लगा कि कोई जहाँ पर था, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वांगजी अपने लंबे कदमों के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि उसे अपने नेक्स्ट वर्क के लिए देर हो गई थी। विंग एक बार कमरे में नजर डालता है एंड वांगजी के पीछे पीछे उस चल पड़ता है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद वांगजी एक शॉप के बाहर पहुंचता है। ये एक स्ट्रीट शॉप थी। शॉप के बाहर पहुंचते ही शॉप का ओनर वांगजी को इशारा करता है जहां पर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था। वांगजी बर्तन धोने लगा। 3 बड़े टब बर्तनों से भरे थे जिन्हें वांगजी को धोना था। विंग की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि एक अमीर घराने लड़के की आदत आज ऐसी ही हो गई थी। अब उसे स्ट्रीट शॉप पर बर्तन धोने पड़ रहे थे। वांगजी 2 घंटे बाद फ्री होता है एंड शॉप का ओनर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि कल टाइम पर आना। वांगजी ने फिर से अपनी वॉच देखी और जल्दी से वहां से निकल गया। विंग ने भी अपनी वॉच देखी और अब 8 बज रहे थे। वांगजी जल्दी से टैक्सी लेना चाहता था, लेकिन पहले उसने अपनी जेब में रखे हुए पैसे गिनने स्टार्ट किए। टैक्सी कहाँ से लेनी है ये सोचकर वांगजी चल पड़ा। वांगजी को इस हालत में देखकर विंग का दिल टूट गया और वांगजी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था एंड विंग वांगजी के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाता है एंड 1 घंटे दौड़ने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वांगजी अंदर जाता है। विंग भी उसके पीछे अंदर जाता है। वांगजी स्टाफ रूम में जाकर अपने क्लोथ चेंज करने लगता है। विंग देखता है कि वांगजी स्टाफ रूम में चला गया, तभी उसकी कमर पर कोई हाथ फेरने लगता है। फिर विंग की कमर पर हाथ फेरने लगता है। विंग एक डेविल स्माइल देता है, फिर उस पर्सन का हाथ पकड़ने के लिए पीछे मुड़ता है एंड अपना दूसरा हाथ उस पर्सन के मुंह पर रखता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके, वो तेज ना चला सके। विंग उसका हाथ मोड़ देता है। वो पर्सन दर्द के कारण तेज चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं आती एंड वो गिर जाता है। वहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा था।
वांग जी अब रूम से बाहर आता है एंड काउंटर पे जाता है। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अब सुबह के 4 बज रहे हैं। विंग एक कॉर्नर में बैठा सिर्फ वांग जी को देख रहा था, जिसके फेस पर पूरी रात मुस्कान नहीं थी। फिर भी गर्ल्स एंड बॉयज उसे ही देख रहे थे, लेकिन वांग जी किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो बार से बाहर कपड़े अपने क्लॉथ चेंज कर बार से बाहर निकल जाता है। अब वांग जी एक टैक्सी बुक करता है। जैसे ही टैक्सी आती है, वांग जी टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो अब वहां पर अकेला ही रह गया। लेकिन तभी एक टैक्सी आती है। विंग बिना देर किए उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर के आगे चल रही कार के पीछे चलने को कहता है। वांग जी हॉस्पिटल के सामने रुकता है। वो फिर से उस पर्सन के पास जाता है जो हॉस्पिटल में था, एंड कुछ देर बाद वो फिर से हॉस्पिटल से निकलता है एंड हॉस्पिटल की थोड़ी दूर जो है एक छोटे से अपार्टमेंट में चला जाता है। वांग जी उस अपार्टमेंट का डोर खोलकर अंदर चला गया एंड अंदर अंधेरा था। इससे पहले कि वांग जी डोर लॉक कर पाता, उससे पहले ही विंग चुपके से अंदर घुस जाता है एंड छिप जाता है। वांग जी लाइट जलाता है एंड बिना कुछ देखे ही जमीन पर पड़े बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि अब 4:45 हो चुके थे। वांग जी लेटे ही सो जाता है। जैसे ही लेटा वैसे ही सो जाता है एंड वांग जो विंग था वो एक चेयर के पीछे छुपा हुआ था। उसने देखा कि वांग जी सो गया। उसने कुछ खाया भी नहीं। कमरा छोटा था एंड कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। वो देखता है कि नीचे बिस्तर के पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है एंड और तो और वांग जी के पास अब मोबाइल भी नहीं था। फिर विंग एक लंबी सांस लेता है एंड वांग जी के पास आकर उसके फेस को देखने लगता है। वांग जी अब भी बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे एंड फेस पर पहले की तरह शाइन नहीं थी। अब वांग जी गरीबों की जिंदगी जी रहा था, जिसमें उसे खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। वांग जी को इस हालत में देखकर विंग रो पड़ता है एंड कहता है, विंग धीरे से कहता है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो। आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू। लेकिन अभी मुझे तुमसे नफरत भी है। तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। विंग 6 बजे तक जो है वो वांग जी के पास रहता है एंड फिर धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाता है। जाने से पहले वो पीछे एक बार मुड़कर देखता है एंड कहता है, तुम मेरे हो एंड मेरे ही रहोगे। विंग मुस्कुराता है एंड वहां से चला जाता है। ठीक 10 बजे विंग हॉस्पिटल में कुर्सी पर अपने कैबिन में बैठा था। तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। कम इन। डॉक्टर जियांग विंग, आपने 302 पे पेशेंट की फाइल मांगी थी। थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है? जस मिस्टर जियांग विंग, उस पेशेंट को स्लो मेडिसिन दी गई थी, जिसकी वजह से उसका ब्रेन जो है वो स्लो और जो है काम करने लगा। बट एक सदमे के कारण वो तुरंत ही कोमा में चले गए। लेकिन शॉक की बात यह है कि उस पेशेंट को स्लो पॉइजन दिया गया था। लेकिन अब जल्दी ही उनका अगर न्यूरो सर्जरी नहीं किया गया तो उनका ब्रेन डेड हो जाएगा। लेकिन सर्जरी के बाद भी उनके बचने की संभावना काफी कम है। ओके, उस पेशेंट के फैमिली मेंबर क्या कहते हैं? हमने उनसे कई बार कहा है कि जल्दी से सर्जरी के लिए पैसे जमा करवा दो। अगर कल कुछ हो गया तो हमें मत बोलना। वो कहता है कि सर मैं जल्दी ही पैसे जो है वो आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक उसके फादर नहीं बचेंगे। ये सुनकर विंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, क्योंकि विंग को ये नहीं पता था कि जो पेशेंट अंदर है वो वांगची का फादर है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है विदाउट सर्जरी के वो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है 2 वीक्स से ज्यादा नहीं। ओके, बट ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। उसे आज ही हॉस्पिटल बुलाओ। दूसरा पर्सन कहता है, बॉड बॉय कहता है, वो लड़का रोज ही 4 बजे के बाद ही हॉस्पिटल आता है। ठीक है, उससे बात करो। अब मैं जाता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, हमें 12 बजे सर्जरी करनी है। रेडी रहना। टाइम स्किप कर 12 बजे का दिखाया जाता है, काला क्लॉक दिखाया जाता है। विंग बहुत ही प्रोफेशनल वे में ऑपरेशन थिएटर में जाता है। विंग को उसका सीनियर देखकर मुस्कुराते हैं एंड कहते हैं, वेलकम मिस्टर विंग। डॉक्टर विंग। विंग सिर्फ अपना सिर हिलाता है एंड जो सर्जरी है वो 4 घंटे तक चलती है। सर्जरी के बाद विंग काफी ज्यादा थक गया था। वो अपने कैबिन में गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विंग अपने कैबिन में गया, कुर्सी पर बैठा एंड उसने पीछे सिर कर कुर्सी पर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद विंग अपने कैबिन के डोर पर नॉक सुनता है। जल्दी आइए सर, 302 रूम के पेशेंट की। विंग जो था वो बिना बात सुने ही उस पेशेंट की ओर दौड़ता है। डॉक्टर विंग के पेशेंट लाइन हुआ कि नब्ज रुक गई थी।
रुक रही थी। तो विंग कहता है जल्दी ही सर्जरी के लिए रेडी हो जाओ। तभी वांगजी दौड़ता हुआ आता है। वांगजी बुरी तरह से कांप रहा था। तभी दूसरा पर्सन कहता है लेकिन सर पेमेंट अभी तक डिपॉजिट नहीं हुई है। तभी विंग जोर से चिल्लाता है मैंने कहा अभी सर्जरी की तैयारी करो। वांगजी अपनी उदास निगाहों के साथ अपने फादर को देख रहा था। तभी उसे जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। तब वांगजी ने विंग की तरफ देखा एंड वांगजी विंग को देखकर हैरान रह गया। तो वांगजी ने कहा विंग। तो विंग ने कहा क्या, जल्दी से पैसे डिपॉजिट करवा दो। विंग गुस्से से कहता है एंड कमरे से बाहर आ जाता है। वांगजी विंग के पीछे दौड़ता है एंड कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास और सर्जरी के लिए पूरे पैसे नहीं है, कुछ ही पैसे हैं, मेरे पास मेरी सेविंग्स ही है। तो विंग ने कहा पिछले 2 सालों से तुम क्या कर रहे थे, गर्ल्स पर पैसे बर्बाद कर रहे थे, बताओ। विंग ने गुस्से से वांगजी का कॉलर पकड़ लिया। नहीं, तुम गलतफहमी में हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांगजी कहता है प्लीज मेरे फादर को बचा लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वांगजी रोते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे सारी मनी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। प्लीज मेरे फादर के अलावा मेरे पास कोई और नहीं है। विंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भेज ली। विंग आगे चलते हुए कहता है तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं वो डिपॉजिट करवा दो, बाकी मैं देख लूंगा। वांगजी अपना सिर हिलाता है एंड विंग वहां से चला जाता है। विंग को ऑपरेशन रूम में गए हुए 2 घंटे हो गए थे एंड वांगजी की सांसें फूल रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले ही मिनट क्या होगा। आखिरकार 2.5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का रूम दरवाजा खुलता है एंड विंग बाहर आता है। वांगजी ने जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लिया एंड पूछा मेरे फादर कैसे हैं। विंग वांगजी को देखता है जिसकी आंखें लाल एंड सूजी हुई थी। विंग ने वांगजी से कहा तुम्हारे फादर अब ठीक हो जाएंगे। वांगजी ने खुशी से विंग को हग कर लिया, लेकिन विंग कुछ ही समय में वांगजी से दूर होता है एंड डेविल स्माइल करते हुए कहता है मेरे कैबिन में आइए मिस्टर लैन। वांगजी को विंग की स्माइल कुछ अजीब सी लगती है। वांगजी कहता है मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा। विंग कहता है ठीक है, पर जल्दी करना, अब मुझे किसी का वेट करना अच्छा नहीं लगता। वांगजी ने एक लंबी सांस ली। वांगजी के फादर को एक दूसरे रूम में ले जाया गया। वांगजी अपने फादर की ओर देखता है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। फिर वांगजी को याद आता है कि विंग ने कहा था कि विंग को अब वेट करना अच्छा नहीं लगता। वांगजी विंग के कैबिन का डोर नॉक करता है तो विंग कहता है कम इन, क्योंकि विंग को पता था कि जो कौन आया है। विंग ने कहा डोर क्लोज कर दीजिए मिस्टर लैन। वांगजी के हैंड कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से डोर क्लोज कर दिया। विंग अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग वांगजी के बहुत करीब आकर कहता है क्या हुआ मिस्टर लैन, आज आप डरे हुए हैं। वांगजी का गला सूख रहा था। विंग अपना हाथ वांगजी के कान के पास दीवार पर रखता है एंड अपने दूसरा हैंड से वांगजी के बालों को सहलाता है। फिर धीरे धीरे विंग का हाथ वांगजी के बालों से होते उसके गालों पर, फिर उसकी गर्दन पर, फिर उसकी चेस्ट पर, फिर उसकी कमीज पर, फिर धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगते हैं उसके हैंड। पहले एक बटन फिर दूसरा। वांगजी की सांसें रुक गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी बस विंग को अपनी बड़ी आंखें कर देख रहा था। विंग के अंदर इतनी हिम्मत है वांगजी ने कभी सोचा भी नहीं था। विंग अपनी फिंगर्स धीरे धीरे वांगजी के स्टमक पर फिराने लगता है और वांगजी के जो बटन बंद थे उन्हें भी खोलने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम जो क्या कर रहे हो, तुम नहीं देख सकते कि मैं जो क्या कर रहा हूँ। वांगजी वांगजी हैरानी से विंग को देखता है और सोचता है जे वो विंग नहीं है जिसे मैं जानता था। विंग वांगजी की गर्दन के पास आता है एंड उसकी बॉडी को स्निफ करने लगता है एंड 5 मिनट बाद विंग पीछे हट जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है मुझे अब तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, अब जहाँ से जाओ। विंग वापस मुड़ने ही वाला था कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। विंग की चेस्ट सीधी वांगजी की चेस्ट से टकराती है। वांगजी विंग की आंखों में देखता है एंड फिर बोलता है क्या सच में तुम्हें अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब विंग को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सनसनी फील हो रही थी। विंग ने अपनी बनावटी ही मुस्कान के साथ कहा तुम मेरे बेबी के हत्यारे हो। विंग की बॉडी पर वांगजी की पकड़ तुरंत ही ढीली हो जाती है। वांगजी पीछे हटने लगा। अब उसकी आंखों में आंसू थे, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। विंग ने कहा क्या हुआ, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। मैंने तुम्हारी हेल्प की क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो दिल पर क्या बीतती है। विंग वहां से चला जाता है और वांगजी अंदर बैठकर घुटनों के बल
जो है वो जोर-जोर से रोने लगता है, फूट-फूट कर रोने लगता है और रोते हुए वांगजी कहता है, वेंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने बेबी से भी बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, प्लीज़ ये कहकर वांगजी बहुत रोता है। चलिए एवरीवन आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड आप मुझे कमेंट कर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आई होप आपको आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, आपको अच्छा लगा होगा। अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स मुझको करना है। थैंक यू, बाय।